वो अर्थ का इंटीरियर के बारे में बता रहा है या उसके एक्सटीरियर के बारे में बता रहा है। तो डायरेक्ट सोर्स में जैसे मान के चलिए हम लोग माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग में जो चीज़ें जैसे जैसे हम लोग डीप में जाते हैं तो उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर जो है ना, सो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चला जाता है। तो इससे हम लोग इसके इंटीरियर के बारे में पता कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो साइंटिस्ट लोग जो हैं उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट भी किए थे। एक डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के नाम से और दूसरा इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के नाम से। और जो सबसे डीपेस्ट ड्रिल अभी तक हुआ था वो कोला में, जो कि आर्कटिक ओशन में हुआ था, जो कि 12 किलोमीटर के डेप्थ में था। ऐसे ही हम अगला सोर्स भी हम लोग ले सकते हैं जो कि वोल्केनिक इरप्शंस के फॉर्म में हो सकता है, जिसके कारण जो लावा के रूप में जो और मैग्मा के थ्रू जो बाहर निकलता है, जिसके कारण वो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होता है। उसके भी हमें पता चल सकता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या क्या मटेरियल है। तो इसके बारे में अब इसके बाद हम लोग जाएंगे इनडायरेक्ट सोर्सेस में। तो इनडायरेक्ट सोर्स में बेसिकली हमारे पास है, इनडायरेक्ट सोर्स में हमारे पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक तो है मेटियर्स, जो कि आकाश मंडल से जो जो रॉक्स एंड रॉकी जो सबस्टांस है जो कि आकर पृथ्वी पे गिरे हैं, उससे हमें पता चल सकता है कि उस पे क्या क्या मिनरल होगा। उससे भी हमें ये पता चलेगा कि उसके थ्रू हमारे इंटीरियर में क्या क्या मटेरियल होगा। दूसरा ये हो सकता है कि जो हमारे पास जो ग्रेविटेशन है, मैग्नेटिक फील्ड है और सिस्मिक एक्टिविटी है, इसके थ्रू भी हम लोग पता कर सकते हैं। क्योंकि ग्रेविटी का जो वैल्यू है हमारे पृथ्वी पर एक जैसा नहीं है। अब ग्रेविटी का वैल्यू अगर हम देखें तो पोल पे सबसे ज़्यादा है और इक्वेटर पे सबसे कम है। इसके पीछे कारण भी ये है कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पृथ्वी पर है वो एक समान नहीं है। इसके कारण जो है, और यही जो डिफरेंस होता है ग्रेविटेशन का, इसको बोला जाता है हम लोगों को ग्रेविटी एनोमेली। यहीं पे लिखा हुआ है ग्रेविटी एनोमेली, यस। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा याद कर लेंगे, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब पूछ सकता है कि ग्रेविटी एनोमेली क्या है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि ग्रेविटी एनोमेली वो है जिसके थ्रू जो पर्टिकुलर सरफेस एरिया में हमारा जो ग्रेविटेशन का जो वैल्यू है, जी का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है, या समटाइम्स 10 भी हम लोग एज्यूम करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को समझने के लिए। तो उससे जो डिफर करेगा वैल्यू, उसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी एनोमेली। इसके थ्रू भी हमें इंटीरियर के बारे में पता चल सकता है। फिर इसके अलावा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या, अगर इंटीरियर में कोई भी चीज़ अगर मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा तो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्शन रिपल्सन होता है, तो वहाँ से भी पता कर सकते हैं हम लोग कि इंटीरियर में क्या क्या है। इसी तरीके से आगे सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक एक्टिविटी में हमारा एक एग्जाम्पल है अर्थक्वेक का। तो अर्थक्वेक का एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। तो अर्थक्वेक होता क्या है, तो अर्थक्वेक जैसा कि यहाँ बुक में दिया हुआ है कि शेकिंग ऑफ अर्थ है बेसिकली। तो शेकिंग ऑफ अर्थ होता कैसे है भाई, तो शेकिंग ऑफ अर्थ जो होता है वो एनर्जी के रिलीज के कारण होता है। एक जब रॉक एक दूसरे के साथ जो, सबसे पहले तो ये बात कि जो एनर्जी का जो रिलीज होता है वो रॉक के फॉल्ट में होता है। और वो रॉक के फॉल्ट में जो एनर्जी का रिलीज होता है, तो क्या होता है कि इन दोनों रॉक्स को कौन पकड़ के रखता है, फ्रिक्शन। लेकिन जो इनका जो रिलीज ऑफ एनर्जी जो होता है इतना तेज होता है कि उन फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेता है, जिसके कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट पे स्लाइड करते हैं, जिसके कारण अर्थ का शेकिंग होता है। और उसी शेक के कारण जो है ना, सो वेव प्रोपेगेट होता है सारे डायरेक्शन में, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है कि अर्थक्वेक को अगर हमें कंसिडर करना है तो जिस पार्टिकुलर पॉइंट से अर्थक्वेक निकलता है उसका एनर्जी, उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। और इसी चीज़ को हाइपोसेंटर भी कह सकते हैं हम लोग। और जो जिस पॉइंट जिस ओहो ये क्या हो रहा है, दूसरा ले लेते हैं। हम्म तो जो
फोकस के जो सबसे नज़दीक वाला जो पॉइंट होता है, फोकस के ठीक ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं, और एपिसेंटर ही वो होता है जो कि सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे अर्थक्वेक वेव के बारे में। तो बेसिकली अर्थक्वेक का जो वेव होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा बॉडी वेव और दूसरा होता है सरफेस वेव। बॉडी वेव को फिर से डिवाइड कर दिया जाता है पी वेव में और एस वेव में। तो पी वेव जो होता है हमारा वो प्राइमरी वेव्स होता है, और एस वेव जो होता है वो सेकेंडरी वेव्स होता है। पी वेव जो होता है वो जनरली बहुत ही फास्ट ट्रेवल करता है। ले हाँ, और सबसे पहली बार सिस्मोग्राफ पे अगर कोई ऑब्जर्व किया जाता है तो वो पी वेव होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो पी वेव होता है वही सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट दे के भी लिख सकते हैं कि पी वेव, यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं कि जो पी वेव है, और इधर ऐसे एस वेव करके हम लोग बना सकते हैं कि पी वेव जो होता है दिस इज फास्ट, ये वाला जो होता है स्लो होता है, ये जो होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल करता है, जबकि ये केवल सॉलिड मीडियम में ही ट्रेवल करता है। इसके अलावा ये भी दे सकते हैं कि ये जो होता है पी वेव भी पैरेलल होता है, जबकि ये परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करता है। और और ये जो है पी वेव एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, और ये जो है ट्रांसवर्स वेव होता है। लॉन्गिट्यूडिनल का एक और एग्जांपल अगर आप दे सकते हैं तो साउंड वेव आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये कुछ मतलब अगर डिफरेंस मान के चलिए अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग लिख सकते हैं। और इससे पी वेव को हम लोग प्राइमरी वेव भी बोल सकते हैं, पी वेव को हम लोग प्राइमरी वेव भी बोलते हैं, जबकि एस को हम लोग सेकेंडरी वेव भी कह सकते हैं, सेकेंडरी वेव भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ डिफरेंसेस आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग हटा दे। तो दोस्तों जैसा हम लोगों ने देखा पी वेव और एस वेव के बीच में डिफरेंसेस को, अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे और भी डिफरेंसेस होते हैं। जैसे देखिए अगर मान के चलिए पी वेव को ही अगर हम कंसिडर करें तो इसका शैडो जोन पे अब हम लोग आते हैं, क्योंकि इतने दूर में डिस्टेंस में इतना चीज़ ही दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे इसके शैडो जोन को अगर हम कंसिडर करें तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पी वेव जो होता है वो तीनों मीडियम में ट्रेवल करता है, तो इसका जो शैडो जोन होता है वो छोटा होता है, जबकि इस वेव का जो शैडो जोन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, देखिए यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जो शैडो जोन है इस वेव का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पी वेव। और इन्हीं चीज़ों को अगर हम ऐसे अगर देखा जाए तो शैडो जोन होता है क्या है? सबसे पहला तो सवाल यही होता है कि शैडो जोन होता है क्या? तो शैडो जोन उस जोन को हम लोग बोल सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर मतलब प्लेसेस में या जोन में पी वेव या एस वेव कोई भी पर्टिकुलर वेव नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो जोन जो होता है उस पर्टिकुलर वेव के लिए खाली होता है। तो इस वेव का अगर हम ऐसे फिगर के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ से हमें पता चलेगा, यहाँ से हमें देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो इसका जो है 105 से 145 डिग्री तक कोई भी पी वेव नहीं आता है, तो पी वेव के लिए यह एक शैडो जोन हो जाएगा। सिमिलरली इधर साइड में अगर हम नॉर्थ में कंसिडर करें, जैसे इसको अगर हम नॉर्थ साउथ में अगर हम डिवाइड करें तो इस साइड जो इधर वाला साइड है तो इसके लिए 105 से 145 डिग्री जो बन रहा है वो हमारा शैडो जोन बन रहा है। इधर के लिए भी साइमल्टेनियसली अगर देखा जाए लेफ्ट राइट अगर कर दिया जाए तो इधर के लिए भी पी वेव का शैडो जोन बन रहा है। साइमल्टेनियसली एस वेव का भी शैडो जोन वैसे ही बन रहा है। देखिए हालांकि एस देखिए यहाँ पर एस वेव चूंकि कोर, देखिए कोर क्या होता है, कोर अगर हम कोर को अगर बेसिकली बोला जाए तो अपर वाला तो लिक्विड पोर्शन ही रहता है। तो चूंकि एस वेव जो होता है वो सॉलिड से ही केवल ट्रेवल करता है, लिक्विड और गैस से ट्रेवल नहीं करेगा, यानी कि वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट मतलब करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं पास कर पाएगा, इसीलिए वो क्या होता है साइड से यहाँ तक का जो एंगल बनता है वही यहाँ पे बन रहा है। तो इसका जो शैडो जोन है वो यहाँ से यहाँ यानी कि सबसे मैक्सिमम इसके बीच का है।
तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक होते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक का भी अलग-अलग टाइप है। तो इसको भी हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं अर्थक्वेक के टाइप्स को, कि एक तो हो गए हमारे टेक्टोनिक, एक तो हो गए हमारे टेक्टोनिक। तो टेक्टोनिक का एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो क्या हो सकता है, जैसे मान के चलिए यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है और लॉरेशियन है। मान के चलिए कोई 2 प्लेट एक दूसरे से जब टकराता है तो वहाँ पे सब जो है ना सब भूकंप आने का, तो वहाँ पे जो अर्थक्वेक आता है उसको हम लोग यही बोलते हैं। ऐसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे टर्की का है, टर्की है और इधर ईरान का जो प्लेट है। तो ये दोनों जब प्लेट आपस में एक दूसरे से जब टकराते हैं तो उन जो टकराने के कारण जो अर्थक्वेक, तो ये एक्चुअली में होता क्या है, ये नेचुरली है, इसीलिए इसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। ऐसे ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा वोल्केनिक, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा वोल्केनिक, वोल्केनिक अर्थक्वेक। तो वोल्केनिक अर्थक्वेक जनरली हम लोग देखते हैं कि जैसे जहाँ जहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज हैं, एक्टिव वोल्केनोज हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसे कितने एक्टिव वोल्केनोज हैं जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। हाँ, तो एक्टिव वोल्केनोज के कारण जो अर्थक्वेक होता है उस वो हो गया। इसके अलावा हमारा इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी हो गया। तो इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी में अगर हम देखें तो जो मटेरियल, अगर मान के चलिए जैसे साउथ अफ्रीका में जो माइनिंग एक्टिविटी हो रहा होगा, तो वहाँ पे जैसे ही अगर डीप डाउन द अर्थ अगर जाएंगे तो इंटेंस टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ते चला जाएगा। तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट ऐसा भी होगा जब पूरा का पूरा जो माइनिंग एरिया है वो एक दूसरे से कोलैप्स कर जाएगा। तो उन कोलैप्स के कारण जो शेकिंग ऑफ अर्थ होता है उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये कोलैप्स अर्थक्वेक में आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा हमारा एग्जाम्पल, एक और होता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। जैसे मान के चलिए हम लोग 1945 का एग्जाम्पल लेते हैं, जब नागासाकी हिरोशिमा पर जब बम गिराया गया, तो क्या होता है, ये सब न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण जो एक्सप्लोजन हो रहा है या केमिकल एक्सप्लोजन के कारण जो अर्थ में वाइब्रेशन एमिट हो रहा है, तो उसके कारण जो अर्थक्वेक अगर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। इसके अलावा एक और है रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक में हम लोग जैसे मान के चलिए कोई एक डैम बना दिए, ठीक है, जो कि रिवर के फ्लो को इस तरीके से रोक रहा है, ठीक है। तो इन फ्लो के कारण अगर बहुत ज़्यादा वो हो गया तो जो इमिशन होगा इसके कारण, जो इसके कारण क्या होगा कि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रभाव पड़ेगा। तो उन इंटेंस प्रेशर को निकालने के लिए, जो वही इंटेंस प्रेशर को एनर्जी के फॉर्म में वो निकालते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड अर्थक्वेक बोलते हैं। तो अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इनका मेजरिंग अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन कौन सा है। एक तो होता है हमारा रिचटर स्केल, रिचटर स्केल हो गया हमारा, और दूसरा होता है एक सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो इन दोनों आखिर मेजर क्या करते हैं, दोनों अर्थक्वेक को मेजर करता है, लेकिन सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक को वेव्स को मेजर करता है, ई इसका इंटेंसिटी मेजर करता है, ई इंटेंसिटी को मेजर करता है अर्थक्वेक वेव्स को, जबकि अर्थक्वेक वेव्स को मेजर करता है, यस। तो ये हो गया। और ये एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि रिक्टर स्केल का जो स्केलिंग है वो है हमारा 1 से 12 तक, ठीक है। और इसके कारण जो इंटेंस प्रभाव होते हैं तो हम लोग जानते ही हैं कि इसके कारण सुनामी भी आ सकता है, स्लोप भी हो सकता है, घर का मलबा भी टूट सकता है, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि इन चीज़ों से ये होता है। हाँ, इसके अलावा हमारा एक, अब आ जाते हैं हम लोग क्रस्ट, मेंटल और कोर पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रस्ट को अगर हम देखा जाए तो क्रस्ट में 2 लेयर होते हैं। सबसे पहला तो ये क्रस्ट को हम लोग 2 में डिवाइड कर सकते हैं, एक ओशियनिक
दूसरा आ जाएगा हमारा कॉन्टिनेंटल, ठीक है। ओशियनिक और दूसरा आ गया हमारा कॉन्टिनेंटल। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ना सो ज़्यादा थिक है, क्या है हमारा, ज़्यादा थिक है, ठीक। और यहाँ तक कि ये भी हम लोग बोल सकते हैं इसका डेंसिटी लगभग 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसका 3.1, जबकि पूरा अर्थ का कितना है, लगभग 5.5 के आसपास है। तो ये चीज़ कुछ कुछ याद करने वाली चीज़ है जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा। एक और चीज़, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिनरल क्या मिलता है, तो इसको याद करने के लिए ये फॉर्मूला लिखिएगा, सियाल, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। हाँ, तो अब एक और चीज़ होता है, अब मेंटल की ओर अगर हम लोग चलेंगे तो मेंटल के बीच में भी यहाँ पर एक और डिफरेंसेस देखने को मिलता है, क्या कि ये जो हम लोग थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, ये वाला जो एरिया है हमारा, जो लोअर लोअर क्रस्ट बोल सकते हैं और अपर मेंटल, तो अपर मेंटल और लोअर लोअर क्रस्ट के बीच का जो ये वाला जो है, इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, जो कि 200 किलोमीटर के आसपास रेंज में फैलता है। और इसके बाद जो आता है हमारा एस्थीनोस्फीयर, जो कि हमारा अपर मेंटल, जो कि अस्थीनोस, अस्थीनोस का मतलब होता है हमारा वीक, कमजोर। और इसी एस्थीनोस्फीयर के थ्रू वोल्केनिक इरप्शंस अकर होते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास एक और आ जाते हैं, हमारा कोर। तो कोर में जो सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल अगर हम बोलेंगे तो वो है हमारा, सॉरी, नाइफ है, निकेल और आयरन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, मेंटल में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, कोर में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप लोग। अब अगला दिन हम लोग वोल्केनोस और वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।